अक्सर अक्सर पुरुष यह सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग होती है। कई बार वुमेन कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करती हैं जो बहुत सटल होते हैं, इतने सटल कि ज्यादातर मेन उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाते। ये ट्रिक्स मैनिपुलेशन नहीं होती, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का नेचुरल हिस्सा होती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं हिडन पैटर्न्स, साइलेंट सिग्नल्स और माइंड गेम्स को समझेंगे जो अट्रैक्शन, कंट्रोल और इमोशनल इन्फ्लुएंस से जुड़े होते हैं। अगर आप बिहेवियर को सरफेस लेवल से आगे समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके परसेप्शन को पूरी तरह शिफ्ट कर देगा। चैप्टर 1, साइलेंट टेस्टिंग। अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि अगर कोई वुमन कुछ कह नहीं रही तो सब ठीक है, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। साइलेंट टेस्टिंग वह साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें महिला बिना बोले आपके कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ को जज करती है। इसमें कोई डायरेक्ट सवाल नहीं होता, कोई वार्निंग नहीं होती, बस सिचुएशंस बनाई जाती हैं और आपकी रिएक्शंस देखी जाती हैं। मान लीजिए वह अचानक रिप्लाईज लेट देने लगती है। पहले जो इंटरेस्ट साफ दिख रहा था वो थोड़ा कोल्ड हो जाता है। कई पुरुष यहीं पैनिक कर जाते हैं। वो डबल टेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं या पूछ बैठते हैं कि क्या हुआ। यहीं से साइलेंट टेस्टिंग शुरू हो चुकी होती है। महिला यह देख रही होती है कि क्या आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हैं या उसकी अटेंशन पर डिपेंडेंट। कभी कभी वह छोटी सी बात पर डिसएग्री करती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप कितनी जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। क्या आप तुरंत खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं या काम रहकर अपनी बात रखते हैं। कई बार वह किसी और का नाम कैजुअली मेंशन कर देती है, सिर्फ यह चेक करने के लिए कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है या नहीं। यह सब कॉन्शियसली भी हो सकता है और सबकॉन्शियसली भी। साइलेंट टेस्टिंग का असली मकसद कंट्रोल नहीं होता, बल्कि सेफ्टी और स्टेबिलिटी चेक करना होता है। महिलाएं नेचुरली ऐसे पार्टनर की तलाश करती हैं जो प्रेशर में भी बैलेंस्ड रहे। अगर आप हर सिचुएशन में इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाते हैं तो उनके माइंड में एक सिग्नल चला जाता है कि यह व्यक्ति लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। जो पुरुष इस टेस्ट में फेल होते हैं वो अक्सर ओवर अवेलेबिलिटी दिखाते हैं। हर समय ऑनलाइन रहना, तुरंत रिप्लाई करना, बिना मांगे अश्योरेंस देना। यह सब देखने में केयरिंग लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसे लो वैल्यू बिहेवियर माना जाता है। इसके उलट जो पुरुष अपनी लाइफ, पर्पस और रूटीन में ग्राउंडेड रहते हैं वो बिना बोले इस टेस्ट को पास कर जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइलेंट टेस्टिंग कोई गेम नहीं है जिसे जीतना है। यह एक ऑब्जर्वेशन फेज है। अगर आप नेचुरली काम हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं और इमोशनल कंट्रोल रखते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। बस कंसिस्टेंसी और सेल्फ अवेयरनेस काफी होती है। समस्या तब आती है जब पुरुष हर बिहेवियर को पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। लेट रिप्लाई को डिसरिस्पेक्ट, डिसएग्रीमेंट को रिजेक्शन और साइलेंस को लॉस मान लेते हैं। यहीं से डेस्परेशन शुरू होती है और टेस्ट फेल हो जाता है। जो व्यक्ति खुद से कंफर्टेबल होता है वह साइलेंस से डरता नहीं। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है कि आपकी वैल्यू आपकी रिएक्शन से दिखाई देती है, आपके वर्ड्स से नहीं। जितना आप प्रेशर में कंपोज्ड रहते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। महिलाएं हर बात एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन वो सब कुछ नोटिस करती हैं। अगर आपको यह चैप्टर आई ओपनिंग लगा और आप ऐसी हिडन साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और साइकोरा माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले चैप्टर्स आपकी सोच और परसेप्शन दोनों को बदल देंगे। चैप्टर 2, सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें वुमन आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर रिएक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर ध्यान देती है जो उसके इमोशनल पर्पस को सर्व करते हैं।
वह सब कुछ सुनती है, सब नोटिस करती है, लेकिन रिस्पॉन्स केवल चुनिंदा बातों पर देती है। ज्यादातर पुरुष इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं से इन्फ्लुएंस की शुरुआत होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि वह बहुत अटेंटिव है, आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपकी अचीवमेंट्स पर रिएक्ट करती है, आपकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट बनाती है। फिर धीरे धीरे पैटर्न बदलता है। आप कोई सीरियस बात शेयर करते हैं तो वह उसे कैजुअली पास कर देती है, लेकिन जब आप उसके मूड, फीलिंग्स या प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो वह इंस्टेंटली एंगेज्ड हो जाती है। इस पैटर्न का इफेक्ट ये होता है कि पुरुष अनकॉन्शियसली अपनी बातचीत को एडजस्ट करने लगता है। वह वही बातें करने लगता है जिन पर रिस्पॉन्स मिलता है। जो बातें इग्नोर होती हैं उन्हें वह खुद दबा देता है। धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है, बिना किसी डायरेक्ट डिमांड के। सेलेक्टिव अटेंशन का एक सटल एग्जाम्पल ये है कि वह आपकी एफर्ट्स को तभी नोटिस करती है जब वो उसके एक्सपेक्टेशन से मैच करते हों। अगर आप अपने तरीके से केयर दिखाते हैं और उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप सोचते हैं शायद तरीका गलत था। अगली बार आप वही करते हैं जिस पर रिएक्शन मिला था। यह कंडीशनिंग की तरह काम करता है। बहुत से पुरुष इसे कंपैटिबिलिटी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों की थिंकिंग अलाइन हो रही है, लेकिन अलाइनमेंट तब हेल्थी होता है जब दोनों साइड्स इक्वली एक्सप्रेस कर सकें। जब एक व्यक्ति एडजस्ट करता जाए और दूसरा फिल्टर करता जाए तो बैलेंस धीरे धीरे टूटता है। इमोशनली मैच्योर पुरुष सिलेक्टिव अटेंशन को अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। वो रिएक्शन की इंटेंसिटी से खुद को डिफाइन नहीं करते। अगर उनकी बात कंसिस्टेंटली इग्नोर हो रही है तो वो खुद को श्रिंक नहीं करते। वो जानते हैं कि साइलेंस भी फीडबैक होता है। यह भी समझना जरूरी है कि सिलेक्टिव अटेंशन हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होती। कभी कभी वुमन सबकॉन्शियसली उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करती है जो उसे इमोशनली रेजोनेट करती हैं। हर इंसान ऐसा करता है। डिफरेंस तब आता है जब पैटर्न रिपीट हो और वन साइडेड कंट्रोल क्रिएट करे। इस चैप्टर का कोर लेसन ये है कि आपकी आवाज की वैल्यू किसी के रिएक्शन से डिसाइड नहीं होती। हेल्थी कनेक्शन में अटेंशन सिलेक्टिव नहीं, म्यूचुअल होती है। जो व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं हटता वही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। चैप्टर 3 इमोशनल विथड्रॉल। इमोशनल विथड्रॉल एक ऐसा साइकोलॉजिकल मूव है जो बहुत क्वाइटली होता है, इसलिए ज्यादातर पुरुष इसे समझ ही नहीं पाते। इसमें वुमन अचानक इमोशनली थोड़ा पीछे हट जाती है। वो फिजिकली मौजूद हो सकती है, बातें भी कर सकती है, लेकिन पहले जैसी वार्मथ, क्यूरियोसिटी और इमोशनल डेप्थ नहीं रहती। ये चेंज इतना सटल होता है कि सामने वाला खुद को ही ब्लेम करने लगता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, बातचीत फ्लो में होती है, इंटरेस्ट म्यूचुअल दिखता है। फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सेस छोटे होने लगते हैं। पहले जो बातें डिटेल में होती थीं वो अब सिंपल हाँ या ठीक है तक सिमट जाती हैं। कॉल्स कम हो जाती हैं, इमोशन शैलो हो जाते हैं। पुरुष सोचता है शायद वो बिजी है, शायद मूड ऑफ है, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है। इमोशनल विड्रॉल का मकसद डिस्टेंस बनाना नहीं, बल्कि रिएक्शन देखना होता है। वुमन ये ऑब्जर्व कर रही होती है कि आप इस डिस्टेंस को कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप पैनिक करते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, बार बार क्लैरिटी मांगते हैं, या फिर आप काम रहते हैं और स्पेस रिस्पेक्ट करते हैं। यह फेज असल में इमोशनल मैच्योरिटी का टेस्ट होता है। बहुत से पुरुष इस स्टेज पर ओवर कॉम्पेंसेट करने लगते हैं। वो एक्स्ट्रा केयरिंग दिखाने लगते हैं, ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं, गिफ्ट्स या लॉन्ग मैसेजेस भेजने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एफर्ट बढ़ाने से कनेक्शन वापस आ जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी में यह अप्रोच उल्टा काम करती है। जब सामने वाला इमोशनली पीछे हटता है और आप आगे बढ़ते हैं तो इम्बैलेंस पैदा होता है। जो पुरुष इमोशनल विथड्रॉल को समझते हैं वो इसे पर्सनल रिजेक्शन नहीं मानते। वो जानते हैं कि हर इंसान को कभी कभी स्पेस चाहिए होती है,
वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं और अपनी रूटीन, गोल्स और लाइफ पर फोकस करते हैं। यही बिहेवियर साइलेंटली रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। इमोशनल विथड्रॉल कई बार इनसिक्योरिटी ट्रिगर करने के लिए भी यूज होता है। जब अटेंशन कम होती है तो उसका वैल्यू ज्यादा महसूस होने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग इस फेज में ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है वो एब्सेंस को एंजाइटी नहीं बनने देता। यह भी जरूरी है समझना कि हर इमोशनल डिस्टेंस मैनिपुलेशन नहीं होती। कभी कभी यह सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है जहां वुमन खुद भी नहीं जानती कि वह क्यों विथड्रॉ कर रही है। इसलिए हर सिचुएशन में अक्यूज करना या लेबल लगाना सही नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब जजमेंट नहीं, बैलेंस होता है। इस चैप्टर का कोर आइडिया यह है कि इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो व्यक्ति विथड्रॉल के समय भी ग्राउंडेड रहता है वही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अर्न करता है। साइलेंस में खुद को खोना आसान है, लेकिन साइलेंस में खुद को संभालना रेयर स्किल है। चैप्टर 4 मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स्ड सिग्नल्स वह साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। इसमें वुमन कभी बहुत इंटरेस्टेड दिखती है और कभी बिल्कुल डिस्टेंट। एक दिन वह आपसे डीपली कनेक्ट करती है, लॉन्ग बातें करती है, फ्यूचर की हिंट्स देती है, और अगले दिन वही पर्सन कोल्ड, शॉर्ट और अनअवेलेबल लगती है। पुरुष के माइंड में सवाल शुरू हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इस फेज की सबसे बड़ी खासियत इनकंसिस्टेंसी है। कभी अप्रिशिएशन, कभी साइलेंस, कभी केयर, कभी इंडिफरेंस। यह इनकंसिस्टेंसी जानबूझकर भी हो सकती है और कभी सबकॉन्शियस भी, लेकिन इसका इफेक्ट हमेशा स्ट्रांग होता है। ह्यूमन ब्रेन क्लैरिटी चाहता है और जब क्लैरिटी नहीं मिलती तो अटैचमेंट बढ़ने लगता है। बहुत से पुरुष इस स्टेज पर सिग्नल्स को डिकोड करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। वो हर वर्ड, हर इमोजी, हर रिप्लाई टाइमिंग को एनालाइज करते हैं। आज गुड मॉर्निंग क्यों नहीं आया, कल उसने लेट रिप्लाई क्यों किया, परसों इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखी। यह ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाती है। मिक्स्ड सिग्नल्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यह है कि रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कभी अटेंशन मिलती है, कभी नहीं। यही पैटर्न एडिक्शन साइकोलॉजी में भी दिखता है। जब रिवॉर्ड गारंटीड नहीं होता तो क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से मिक्स्ड बिहेवियर ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जो पुरुष इमोशनली अवेयर होते हैं वो मिक्स्ड सिग्नल्स को फेस वैल्यू पर नहीं लेते। वो समझते हैं कि वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी ही असली सिग्नल है। अगर बिहेवियर बार बार बदल रहा है तो इसका मतलब क्लैरिटी की कमी है, ना कि डीप अट्रैक्शन। काम व्यक्ति ऐसे सिचुएशंस में खुद को चेज मोड में नहीं डालता। अक्सर पुरुष यहां गलती करते हैं कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने लगते हैं। ज्यादा अटेंशन, ज्यादा वैलिडेशन, ज्यादा अवेलेबिलिटी। उन्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी वो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन साइकोलॉजी यह कहती है कि जो व्यक्ति खुद कंफ्यूज्ड है उसे कन्विंस नहीं किया जा सकता। बैलेंस हमेशा सेल्फ कंट्रोल से आता है, प्रेशर से नहीं। मिक्स्ड सिग्नल्स कई बार पावर डायनामिक क्रिएट करने के लिए भी यूज होते हैं। जब एक व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल रहता है तो कंट्रोल नेचुरली दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग लोग अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्लैरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। यह भी जरूरी है समझना कि हर मिक्स्ड सिग्नल मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कभी वुमन खुद अनश्योर होती है, अपने इमोशंस को लेकर कन्फ्लिक्टेड होती है।
ऐसे में उसका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि हर चीज को डार्क लेंस से देखा जाए, बल्कि यह जानना कि आपको किस बिहेवियर में स्टे करना है और किससे डिस्टेंस बनाना है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि कंफ्यूजन अट्रैक्शन का साइन नहीं होता। पीस और क्लैरिटी हेल्थी कनेक्शन की फाउंडेशन होते हैं। जो व्यक्ति मिक्स्ड सिग्नल्स में भी खुद को स्टेबल रखता है, वही इमोशनली पावरफुल होता है। कंसिस्टेंसी को रिस्पेक्ट करना सीखना खुद को प्रोटेक्ट करने की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 5 वैलिडेशन लूप। वैलिडेशन लूप एक ऐसा साइकोलॉजिकल साइकिल है जिसमें अटेंशन, अप्रिसिएशन और अप्रूवल धीरे धीरे हैबिट बन जाते हैं। इसमें वुमन सीधे तौर पर कुछ नहीं मांगती, लेकिन ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां सामने वाला खुद ब खुद वैलिडेशन देने लगता है। शुरुआत बहुत हार्मलेस लगती है, इसीलिए ज्यादातर पुरुष इसे नोटिस ही नहीं करते। शुरुआत अक्सर कैजुअल कमेंट्स से होती है। वो अपने लुक्स, डिसीजंस या चॉइसेस पर हल्की सी डाउट दिखाती है। कभी कहती हैं आज मैं अच्छी नहीं लग रही, कभी बोलती है पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। यह सुनकर पुरुष नेचुरली रीअश्योर करता है। वो कॉम्प्लीमेंट्स देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करता है। यहीं से वैलिडेशन लूप का पहला स्टेप शुरू होता है। धीरे धीरे रीअश्योरेंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पहले जो ओकेजनल था वो रेगुलर हो जाता है। अब अगर अप्रिसिएशन ना मिले तो मूड चेंज होने लगता है। रिस्पॉन्सेस शॉर्ट हो जाते हैं या एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। पुरुष सबकॉन्शियसली सीख जाता है कि अगर कनेक्शन स्मूथ रखना है तो उसे वैलिडेट करते रहना होगा। इस लूप की साइकोलॉजी बहुत डीप है। जब कोई व्यक्ति बार बार वैलिडेशन देता है तो उसकी ओन सेल्फ वर्थ बैकग्राउंड में चली जाती है। वो अपने एक्शंस को सामने वाले की रिएक्शन से मेजर करने लगता है। क्या उसने अप्रिशिएट किया? क्या उसने नोटिस किया? क्या वो खुश है? धीरे धीरे फोकस सेल्फ से शिफ्ट होकर अप्रूवल पर आ जाता है। जो पुरुष इमोशनली अवेयर नहीं होते वो इसे केयर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो सपोर्टिव पार्टनर बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंस सटल है। सपोर्ट म्यूचुअल होता है, जबकि वैलिडेशन लूप वन साइडेड बन जाता है। एक व्यक्ति देता जाता है, दूसरा रिसीव करता जाता है। वैलिडेशन लूप का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि अटेंशन की वैल्यू तब बढ़ती है जब वह कंडीशनल हो जाती है। अगर पुरुष कभी बिजी हो जाए, अप्रिसिएशन कम कर दे तो इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है। तब सटल कंप्लेंट्स, गिल्ट या इमोशनल डिस्टेंस दिखने लगता है। ये सब लूप को फिर से एक्टिवेट करने के लिए होता है। इमोशनली ग्राउंडेड पुरुष इस पैटर्न को अलग नजर से देखते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन कंपल्सिवली नहीं। वो रीअश्योरेंस देते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस करके नहीं। उन्हें पता होता है कि अट्रैक्शन तब हेल्थी रहता है जब दोनों साइड्स इमोशनली कंप्लीट हों, ना कि एक दूसरे पर डिपेंड करें। यह भी समझना जरूरी है कि वैलिडेशन लूप हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता। कई बार यह इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होता है। कुछ लोग खुद को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए एक्सटर्नल एप्रिसिएशन पर रिलाई करते हैं। अवेयरनेस का मतलब अक्यूज करना नहीं, बल्कि बाउंड्रीज पहचानना होता है। इस चैप्टर का कोर लेसन ये है कि अप्रिसिएशन तब पावरफुल होती है जब वह फ्रीली दी जाए, ना कि फियर या प्रेशर से। जो व्यक्ति खुद को इंटरनली वैलिडेटेड रखता है वो किसी लूप में ट्रैप्ड नहीं होता। बैलेंस वहीं बनता है जहां रिस्पेक्ट दोनों तरफ फ्लो करती है। चैप्टर 6 स्कैरसिटी प्ले। स्कैरसिटी प्ले एक बहुत ही सटल साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें अवेलेबिलिटी को जानबूझकर लिमिटेड दिखाया जाता है। इसमें वुमन अचानक बिजी रहने लगती है, प्लान्स पोस्टपोन हो जाते हैं, रिप्लाईज अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। बाहर से यह नॉर्मल लाइफ लगती है, लेकिन अंदर एक मैसेज होता है कि मेरा टाइम रेयर है। ज्यादातर पुरुष इस सिग्नल को नोटिस नहीं करते, लेकिन इसका इंपैक्ट गहरा होता है। ह्यूमन माइंड नेचुरली उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो आसानी से अवेलेबल नहीं होती। जब कोई व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है
तो उसकी प्रेजेंस फेमिलियर हो जाती है। लेकिन जब अवेलेबिलिटी कम होती है तो क्यूरियोसिटी और डिजायर बढ़ने लगती है। स्कैरसिटी प्ले इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। शुरुआत बहुत माइल्ड होती है। कभी कहेगी आज बहुत काम है, कभी बोलेगी कल बात करते हैं। पहले जहां टाइम आसानी से मिल जाता था, अब एफर्ट लगने लगता है। पुरुष सोचता है शायद वो जेन्युइनली बिजी है, और कई बार यह सच भी होता है। लेकिन पैटर्न तब बनता है जब अवेलेबिलिटी सिलेक्टिवली कम की जाती है। स्कैरसिटी प्ले का असली इफेक्ट तब दिखता है जब पुरुष अपनी रूटीन बदलने लगता है। वो अपने काम एडजस्ट करता है, टाइम फ्री रखता है, ताकि जब भी मौका मिले वो अवेलेबल हो सके। धीरे धीरे पावर डायनामिक शिफ्ट हो जाती है। एक तरफ डिमांड बढ़ती है, दूसरी तरफ सप्लाई कंट्रोल्ड रहती है। इमोशनली अवेयर पुरुष इस फेज में खुद को चेज मोड में नहीं डालते। वो समझते हैं कि अट्रैक्शन अवेलेबिलिटी से नहीं, बैलेंस से बनती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अनअवेलेबल है तो उसकी वैल्यू बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। काम व्यक्ति अपनी लाइफ को पॉज नहीं करता। इस पैटर्न की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कैरसिटी तभी काम करती है जब सामने वाला ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो स्कैरसिटी इंडिफरेंस बन जाती है। इसलिए यह प्ले तभी इफेक्टिव होता है जब कनेक्शन पहले से एस्टैब्लिश हो चुका हो। बहुत से पुरुष यहां गलती करते हैं कि वो स्कैरसिटी को चैलेंज करने लगते हैं। बार बार पूछना, कब मिलेंगे, क्यों बिजी हो, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? ये सवाल इनसिक्योरिटी रिवील करते हैं। साइकोलॉजी में इनसिक्योरिटी अट्रैक्शन को वीकन करती है। यह भी जरूरी है समझना कि हर स्कैरसिटी प्ले मैनिपुलेशन नहीं होती। कभी कभी वुमन जेन्युइनली बिजी होती है, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लाइफ डिमांड्स अलग होती हैं। अवेयरनेस का मतलब असम्पशन नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। कंसिस्टेंसी देखना ज्यादा जरूरी है, वर्ड्स नहीं। इस चैप्टर का कोर लेसन ये है कि जो व्यक्ति अपनी अवेलेबिलिटी को रिस्पेक्ट करता है वही दूसरों की अवेलेबिलिटी को भी सही तरह रीड कर पाता है। सेल्फ वर्थ स्कैरसिटी से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। अट्रैक्शन वहीं टिकता है जहां दोनों साइड्स फ्रीली चूज करती हैं, ना कि चेज में फंसती हैं। चैप्टर 7, सबटल कंपैरिजन। सबटल कंपैरिजन एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो सीधे सामने नहीं आता, बल्कि वर्ड्स के बीच छुपा होता है। इसमें वुमन आपको किसी और से ओपनली कंपेयर नहीं करती, लेकिन कॉन्वर्सेशन के दौरान हल्के से रेफरेंसेस डालती है। कभी किसी दोस्त की अचीवमेंट का जिक्र, कभी किसी एक्स की आदतों का कैजुअल मेंशन, कभी किसी रैंडम व्यक्ति की तारीफ। बाहर से यह नॉर्मल बातचीत लगती है, लेकिन अंदर इसका इफेक्ट अलग होता है। इस पैटर्न का मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि आपकी सेल्फ परसेप्शन को चेक करना होता है। वह देखना चाहती है कि आप खुद को कितना सिक्योर मानते हैं। जब वह किसी और की तारीफ करती है तो वह आपकी रिएक्शन ऑब्जर्व करती है। क्या आप अनकंफर्टेबल होते हैं, टोन बदल जाता है, या आप काम रहते हैं और इसे कैजुअली लेते हैं? बहुत से पुरुष इस फेज में कंपेटिटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। वो खुद को प्रूव करने लगते हैं। अचानक अपनी अचीवमेंट्स बताना, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना, या इनडायरेक्टली खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करना। यही रिएक्शन इस टेस्ट को कंफर्म कर देता है। इनसिक्योरिटी दिखते ही पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। सबटल कंपैरिजन की साइकोलॉजी ये है कि ह्यूमन माइंड खुद को दूसरों से कंपेयर करके ही वैल्यू समझता है। जब कंपैरिजन सटल होता है तो ईगो साइलेंटली ट्रिगर होता है। अगर व्यक्ति इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो वह अप्रूवल सीक करने लगता है। इमोशनली मैच्योर पुरुष इस पैटर्न को अलग तरह से हैंडल करते हैं। वो कंपैरिजन्स को इग्नोर नहीं करते, लेकिन ओवर रिएक्ट भी नहीं करते। वो जानते हैं कि हर इंसान अलग स्ट्रेंथ्स लेकर आता है। उन्हें किसी से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं होती। उनकी कामनेस ही उनका कॉन्फिडेंस बन जाती है। कभी कभी सबटल कंपैरिजन प्लेफुल होता है, कभी अनकॉन्शियस।
हर वुमन इसे मैनिपुलेशन के लिए यूज नहीं करती। कई बार यह सिर्फ कॉन्वर्सेशन फ्लो का हिस्सा होता है। इसीलिए हर कंपैरिजन को थ्रेट समझना सही नहीं होता। डिफरेंस यह है कि कंपैरिजन बार बार हो रहा है या कैजुअली एक दो बार। पैटर्न वही रिवील करता है। जो पुरुष अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखते हैं वो कंपैरिजन में फंसते नहीं। उन्हें पता होता है कि उनकी वैल्यू एक्सटर्नल रेफरेंस से नहीं आती। वो दूसरों की तारीफ सुनकर भी थ्रेटन्ड नहीं होते। यही इमोशनल सिक्योरिटी साइलेंटली रिस्पेक्ट पैदा करती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया ये है कि कंपैरिजन तभी हर्ट करता है जब अंदर इनसिक्योरिटी होती है। काम माइंड को किसी बेंचमार्क की जरूरत नहीं होती। जब आप खुद से कंफर्टेबल होते हैं तब कोई भी सटल कंपैरिजन आपको शेक नहीं कर सकता। चैप्टर 8 डिलेड रिवॉर्ड। डिलेड रिवॉर्ड एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें सेटिस्फैक्शन और अटेंशन तुरंत नहीं दी जाती, बल्कि समय के साथ टाल दी जाती है। इसमें वुमन आपको पूरी तरह इग्नोर नहीं करती, लेकिन वो हर बार आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी नहीं करती। कभी अप्रिशिएशन लेट मिलती है, कभी अफेक्शन पोस्टपोन्ड होता है, कभी कमिटमेंट की बात फ्यूचर पर छोड़ दी जाती है। बाहर से यह पेशेंस का मामला लगता है, लेकिन अंदर एक डीपर साइकोलॉजी काम कर रही होती है। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। जब रिवॉर्ड टाइम पर नहीं मिलता तो क्यूरियोसिटी और अटैचमेंट दोनों बढ़ते हैं। डिलेड रिवॉर्ड इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब आपको बार बार लगता है कि बस थोड़ी देर में मिलेगा तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि वेटिंग इटसेल्फ मीनिंगफुल बन जाती है। शुरुआत स्मॉल चीजों से होती है। आप कुछ अच्छा करते हैं लेकिन रिएक्शन नॉर्मल रहता है। कभी तारीफ मिलती है, कभी नहीं। आप इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन रिस्पॉन्स मेजर्ड रहता है। धीरे धीरे आपका माइंड पैटर्न बनाने लगता है कि अगर मैं और एफर्ट करूं तो शायद नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड मिलेगा। इस फेज में कई पुरुष अननोइंगली अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करने लगते हैं। वो ज्यादा एडजस्ट करने लगते हैं, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि अप्रूवल मिल सके। लेकिन रिवॉर्ड फिर भी कंप्लीट नहीं आता। इससे फ्रस्ट्रेशन और अटैचमेंट साथ साथ बढ़ते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड पुरुष इस स्टेज को अलग तरह से देखते हैं। वो रिवॉर्ड को गोल नहीं बनाते। वो अपने एक्शंस को सेल्फ रिस्पेक्ट से गाइड करते हैं, ना कि एक्सटर्नल रिस्पॉन्स से। उन्हें पता होता है कि अप्रिशिएशन तब वैल्यूबल होती है जब फ्रीली दी जाए, ना कि कंडीशनली। डिलेड रिवॉर्ड कभी कभी अनकॉन्शियस भी होता है। हर वुमन इसे स्ट्रैटेजी की तरह यूज नहीं करती। कई बार यह कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी या इमोशनल हेजिटेशन का रिजल्ट होता है। इसलिए इंटेंशन समझने से ज्यादा पैटर्न देखना जरूरी होता है। अगर रिवॉर्ड हमेशा फ्यूचर में टल रहा है और प्रेजेंट में क्लैरिटी नहीं है तो यह साइन होता है कि बैलेंस मिसिंग है। हेल्थी कनेक्शन में एफर्ट और रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जब एक तरफ एफर्ट बढ़ता जाए और दूसरी तरफ रिवॉर्ड वेग रहे तो अटैचमेंट अनहेल्थी हो जाता है। इस चैप्टर का कोर लेसन यह है कि वेटिंग तभी मीनिंगफुल होती है जब दोनों साइड्स इन्वेस्टेड हों। सेल्फ वर्थ डिले पर डिपेंड नहीं करती। जो व्यक्ति रिवॉर्ड के पीछे खुद को खो देता है वो इवेंचुअली एग्जॉस्टेड हो जाता है। काम अवेयरनेस आपको अननेसेसरी वेटिंग से बचाती है। चैप्टर 9 इनोसेंट कन्फ्यूजन। इनोसेंट कन्फ्यूजन एक ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसमें वुमन जानबूझकर या कभी कभी अनकॉन्शियसली खुद को कंफ्यूज्ड दिखाती है। वह साफ तौर पर कुछ डिनाई भी नहीं करती और पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं करती। उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि सामने वाला खुद समझने की कोशिश करता रहता है कि वह क्या चाहती है। बाहर से यह इनोसेंस लगता है, लेकिन इसका मेंटल इंपैक्ट काफी स्ट्रांग होता है। वह कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी क्लियर नहीं है या मैं ऐसी ही हूं। ये बातें सुनने में सिंपल लगती हैं, लेकिन पुरुष के माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देती हैं। अब क्लैरिटी लाने का काम उसके ऊपर आ जाता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसे और टाइम देना चाहिए और एफर्ट करना चाहिए, पेशेंस दिखानी चाहिए।
इनोसेंट कंफ्यूजन का असली इफेक्ट डिसीजन पैरालिसिस होता है। पुरुष ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे हट पाता है, वह बीच में अटका रहता है। अगर वह डिस्टेंस बनाता है तो गिल्ट आता है कि शायद वह समझ नहीं पाया। अगर वह इन्वेस्ट करता है तो कंफ्यूजन बना रहता है। यही ग्रे एरिया अटैचमेंट को बढ़ाती है। बहुत से पुरुष इस फेज में खुद को फिक्सर मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो क्लैरिटी दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। वो क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं, फ्यूचर डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन जितना वो पुश करते हैं उतना कंफ्यूजन इंटैक्ट रहता है, क्योंकि क्लैरिटी देने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो कंफ्यूज्ड दिख रहा है। इमोशनली अवेयर पुरुष इनोसेंट कंफ्यूजन को सिग्नल की तरह पढ़ते हैं, प्रॉमिस की तरह नहीं। उन्हें पता होता है कि अनसर्टेनिटी खुद एक आंसर होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अनश्योर है तो वह अभी रेडी नहीं है। काम व्यक्ति इस स्टेज पर खुद को सस्पेंड नहीं करता। यह भी जरूरी है समझना कि हर कंफ्यूजन मैनिपुलेशन नहीं होता। कई बार वुमेन सच में अनश्योर होती है, अपने इमोशंस या प्रायोरिटीज को लेकर। अवेयरनेस का मतलब ब्लेम नहीं, बाउंड्रीज समझना होता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्लियर हो जाए, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अनसर्टेनिटी में कितनी देर रहेंगे। इस चैप्टर का कोर लेसन ये है कि इनोसेंस और कंफ्यूजन का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। यह सामने वाले को होप देता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं देता। जो व्यक्ति अपनी मेंटल पीस को वैल्यू करता है वो ग्रे जोन्स में खुद को खोने नहीं देता। क्लैरिटी ना होना भी एक क्लियर सिग्नल होता है, बस उसे एक्सेप्ट करने का करेज चाहिए। चैप्टर 10, कंट्रोल थ्रू कैल्म। कंट्रोल थ्रू कैल्म सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड साइकोलॉजिकल पैटर्न है, क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं होता, कोई लाउड रिएक्शन नहीं होता। बाहर से सब नॉर्मल, बैलेंस्ड और मैच्योर लगता है, लेकिन इसी कामनेस के अंदर इन्फ्लुएंस छुपा होता है। वुमन बहुत शांत रहती है, न ज्यादा रिएक्ट करती है, न ज्यादा एक्सप्लेन करती है। यही साइलेंस और स्टेबिलिटी सामने वाले पर सबसे गहरा असर डालती है। जब किसी सिचुएशन में आप इमोशनल हो जाते हैं और सामने वाला काम रहता है, तो पावर नेचुरली उसी के पास चली जाती है जो काम है। वह आर्ग्यू नहीं करती, डिफेंड नहीं करती, बस सुनती है और शॉर्ट रिस्पॉन्सेज देती है। इससे पुरुष का माइंड खुद ही ओवरवर्क करने लगता है। वो सोचता है, क्या उसने कुछ गलत कहा, क्या वो अपसेट है, या वो इतनी कंपोज्ड कैसे रह पा रही है। कंट्रोल थ्रू कैल्म का इफेक्ट इंटरनल होता है। इसमें सामने वाले को पुश नहीं किया जाता, बल्कि उसे खुद पुल होने दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति इमोशनल डिस्टेंस और काम एनर्जी मेंटेन करता है, तो दूसरा व्यक्ति खुद प्रॉक्सिमिटी सीक करने लगता है। यह अट्रैक्शन का क्वाइट फॉर्म होता है। बहुत से पुरुष इस स्टेज पर गलती करते हैं कि वो रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, जोक्स करते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं, इमोशनल बातें करते हैं ताकि सामने वाला ओपन अप करे। लेकिन काम व्यक्ति जब रिएक्ट नहीं करता तो अनसर्टेनिटी बढ़ती है। यही अनसर्टेनिटी अटेंशन को डीपन करती है। इस पैटर्न की साइकोलॉजी ये है कि ह्यूमन ब्रेन केओस को रिजॉल्व करना चाहता है। जब सामने वाला इमोशनली फ्लैट और काम रहता है तो माइंड गैप फिल करने लगता है। अजम्पशंस बनती हैं, सिनेरियोज इमेजिन होते हैं, कामनेस मिस्ट्री बन जाती है। इमोशनली इंटेलिजेंट पुरुष इस बिहेवियर को रिस्पेक्ट के साथ रीड करते हैं। वो जानते हैं कि कामनेस स्ट्रेंथ का साइन हो सकती है, न कि डिसइंटरेस्ट, लेकिन वो खुद को डिस्टेबलाइज भी नहीं करते। अगर कामनेस वन साइडेड हो और कम्युनिकेशन डेड हो जाए तो वो क्लैरिटी को चूज करते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि कंट्रोल थ्रू कैल्म हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता। कई विमेन नेचुरली इमोशनली रेगुलेटेड होती हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं करती, बस अननेसेसरी रिएक्शंस नहीं देती। डिफरेंस तब समझ आता है जब कामनेस कंसिस्टेंटली पावर इम्बैलेंस क्रिएट करे। जो पुरुष खुद भी काम रहना सीख लेते हैं
वो इस पैटर्न से प्रभावित नहीं होते। कामनेस का जवाब कामनेस से देना बैलेंस क्रिएट करता है। जब दोनों साइड्स ग्राउंडेड हों तो कंट्रोल डिसॉल्व हो जाता है और कनेक्शन जेन्युइन बनता है। इस चैप्टर का कोर लेसन ये है कि इमोशनल नॉइज में नहीं, इमोशनल साइलेंस में असली इन्फ्लुएंस होता है। काम माइंड इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी इनर स्टेबिलिटी को संभाल लेता है वो किसी भी साइकोलॉजिकल पैटर्न से ऊपर उठ जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो साफ है कि आप सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं समझना चाहते, आप साइकोलॉजी की गहराई तक जाना चाहते हैं। ऐसी हिडन पैटर्न्स, रियल माइंड डायनामिक्स और अनस्पोकन ट्रूथ्स हम साइकोरा माइंड चैनल पर लगातार शेयर करते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी डीप साइकोलॉजी कंटेंट आपसे मिस ना हो। अब आप बताइए, अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं मेल साइकोलॉजी, डार्क अट्रैक्शन, माइंडसेट पावर, इमोशनल कंट्रोल या ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा कोई और टॉपिक? नीचे कमेंट में अपना सजेशन जरूर लिखें।